अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 13 जो है इसका जो मेन टॉपिक है दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 1। ये इसका मेन टॉपिक है और जंग की तबाहकारियों के बारे में इसमें बहुत कुछ है हमारे पास। और ये चैप्टर मैं समझता हूँ कि हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे चूँकि हम शुरू से समझते हैं कि जंग बड़ी कोई उसको ग्लोरीफाई करके हमें पढ़ाया जाता है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि जंग कोई काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है, ये बड़ी हॉरेबल चीज़ है, बड़ी खौफनाक चीज़ है। आप बहुत अरसा दराज तक उसके असरात से आप निकल नहीं पाते, तो इट इज़ अ टफ थिंग, नॉट एन इंजॉयबल थिंग। और ये भी आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी एक ज़बरदस्त सानहा, एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी, एक बड़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन पैदा कर देती। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑस्ट्रिया और सर्बिया की, जो इसने बात की कि वहाँ से ये बेसिकली मामला शुरू हुआ और उसके बाद फिर चलता रहा। वो दो मुल्कों के दरमियान जो छोटी सी झड़प थी वो इतनी बड़ी जंग बन गई कि 5 साल तक मुसलसल वो जंग लड़ी जाती रही। वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है ये शुरू हुई थी तकरीबन कोई 28 जुलाई से शुरू हुई थी 1914 से, और ये कोई रफली नवंबर 1919 तक, सॉरी 1919 कह रहा हूँ, 1918 तक ये जंग मुसलसल 4 साल तक ये जंग लड़ी जाती रही। और दो इसमें मेजर फरीक थे, एक जिनको हम कहते हैं सेंट्रल पावर्स, लेड बाय जर्मनी, और दूसरी थी एलाइड पावर्स लेड बाय द यूके। दो ग्रुप्स बन गए थे। वर्ल्ड वॉर, अब आपको इतना अंदाज़ा तो आपने पढ़ लिया हुआ है कि ये किसी दो मुल्कों के दरमियान जंग नहीं थी, ये एक ऐसी जंग थी जो पूरी दुनिया पर फैल गई। दुनिया एक दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक साइड पे वो फौजें थी जिनको आप सेंट्रल पावर्स कहते थे और इनको लीड कर रहा था जर्मनी, और दूसरी साइड पे वो फौजें थी जिनको आप एलाइड पावर्स कहते थे और दे वर लेड बाय द यूके। तो एक साइड पे यूके था, दूसरी साइड पे जर्मनी था, और अमेरिका वगैरह ये वो सारे एलाइड पावर्स के साथ थे। इसी तरह सेंट्रल पावर्स के साथ भी बहुत से मुल्क अपने, जापान उनके साथ था, जर्मनी था, तो ये सारे मुल्क एक साइड पे थे। तो ये दो मुल्कों से शुरू होने वाली जंग पूरी दुनिया पर फैल गई थी। और आप इसका अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। इस जंग की तबाहकारी का अंदाज़ा आप कर लें, 7 मिलियन का मतलब है 70 लाख लोग तो सिर्फ मारे गए थे। जो इंजर्ड हैं, जो होमलेस हो गए, वो सारे लोग बिल्कुल अलग हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क किसी न किसी तौर पर इस जंग में शामिल था। तो एक बहुत बड़ी तबाही थी। खैर, स्टार्ट करते हैं हम। द वॉरियर्स कहते हैं, और उसके बाद जंग के साथ द फर्स्ट शॉक एंड देन द फर्स्ट ऑप्टिमिज्म। ठीक है, कि पहला जो शॉक है वो लगा और उसके बाद ऑप्टिमिज्म। शॉक कहते हैं फियर, हॉरर, टेरर, और
ऑप्टिमिज्म कहते हैं होप, उम्मीद, ये जॉय कि पहली खुशी और पहला खौफ और पहली खुशी। अब ये इसमें ना आपके हिस्टोरिक रेफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा आएंगे, बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो क्वेश्चंस के साथ ही मैं इसको लिख रहा हूँ। हिस्टोरिक, वो साथ ही लिख रहा हूँ। और ये जेम्स हिल्टन का कमाल है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि बड़ा नॉवेल निगार, बड़ा राइटर, बड़ा अदीब वो होता है कि अगर उसके दौर का और कोई रिकॉर्ड और कोई हिस्ट्री भी अवेलेबल ना हो तो सिर्फ उसकी जो राइटिंग्स हैं दे शुड बी सफिशिएंट इनफ टू पोर्ट्रे दैट एरा ऑफ हिज। उसकी राइटिंग से हमें उस दौर के होने वाले अहम वाक़यात का पता चल जाना चाहिए। ये होता है बड़ा राइटर। अब जेम्स हिल्टन ने अपने दौर में, जिस दौर को वो डिस्कस कर रहे हैं 1848 से 1934, उस दौर की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसने छोड़ी हो, मतलब कोई हिस्टोरिक इवेंट ऐसा नहीं है जो उसने छोड़ा हो। अब ये जो फर्स्ट शॉक और फर्स्ट ऑप्टिमिज्म है, ये ज़रा समझ लें। ये दुनिया, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, ये 2 हिस्सों में कह लें कि डिवाइडेड थी। पावर्स तो 2 थी, जंग का अपना स्पैन वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला होता है 1914 से 1916, ये एक फेज है, 2 फेजेस में डिवाइड है, यूं कह लें। 1914 से 1916, और ये है इन्वेजन ऑफ फ्रांस। और इस फेज की खास बात क्या थी? were taking a lead। इस पहले हिस्से को सेंट्रल पावर्स जीत रही थी, यूके नहीं जीत रहा था, जर्मनी जीत रहा था पहले 2 सालों में जंग को, ठीक है। और जब चूंकि मैसाचुसेट्स यूके का रिहायशी है, ब्रिटिशर है, तो इसलिए वो इन 2 सालों को क्या कह रहे हैं, ये 2 साल क्या हैं, दे आर एक्चुअली द फर्स्ट शॉक। इन 2 सालों को कह रहे हैं। अल्टीमेटली तो बरतानिया जीत गया था, लेकिन शुरू ही से वो विक्टोरियस पोजीशन में नहीं थे। पहले 2 साल बरतानिया का बहुत बुरा हाल रहा, हत्ता कि हालत ये हो गई कि ये ख़तरा था कि पेरिस वॉज अबाउट टू फॉल। अब आपको पता है, अगर आप नक्शे पे देखें तो फ्रांस और इंग्लैंड ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया हैं। तो पेरिस और इंग्लैंड में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस बहुत थोड़ा है। तो पेरिस ऐसा एक वक्त में लग रहा था कि पेरिस पर क्या होगा, कब्जा हो जाएगा। ये बैटल ऑफ मान आगे तस्करा भी उसका आएगा अभी इसमें, ठीक है, लिख ही देता हूँ इधर। मान, ये मान एक दरिया है, ठीक है, पेरिस के करीब ही बहता है। तो उस पर ये जंग लड़ी गई थी, और ख़तरा ये था कि अगर ये जंग भी जीत गई सेंट्रल पावर्स तो पेरिस फॉल कर जाएगा, पेरिस पे कब्जा हो जाएगा। और अगर पेरिस पे कब्जा हो गया तो इट मीन्स के जो इत्तेहादी अफवाज हैं, जो अलाइड पावर्स हैं, वो भी फिर क्या होंगी, फॉर एवर अल्टीमेटली डिफीट हो जाएंगी, मुकम्मल शिकस्त हो जाएगी। बिकॉज उनके सर पे आके बैठ जाता ना दुश्मन, उनके बिल्कुल बॉर्डर पे आके बैठ जाता। तो एक वक्त तो ये था 1914 से 1916 का कि बिल्कुल जो सेंट्रल पावर्स थी दे वर टेकिंग अ लीड, दे वर डिफीटिंग देम ऑल एंड्स अप,
बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उन्होंने, जिसको पंजाबी में कहते हैं लम्या पा लेना, कि बिल्कुल लटा दिया उन्होंने कि भाई उनके सामने ठहर ही नहीं पा रही थी एलाइड फोर्सेस। लेकिन फिर हालात बदलते हैं और फेज़ 2 शुरू होता है इस जंग का, और वो कौन सा था, 1916 टू 1918, ये सेकंड फेज़ शुरू होता है। और ये सेकंड फेज़ शुरू होता है, मैं इसको थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, 1916 से 1918, ये शुरू होता है द सोम बैटल, यहां से ये टर्न अराउंड कर देता। ये क्या करती है, ये जंग क्या करती है, टर्न्स द टेबल, मुकम्मल उसका ना भूलिए बिगाड़ देती है जंग, कि पहले सेंट्रल पावर जीत रही थी और अब कौन जीत रहा था, अब जीत रही थी अलाइड पावर्स। और इसी को वो कहते हैं, ये 1918 वाले को फर्स्ट ऑप्टिमिज्म, कि यहां उसको बिल्कुल क्या हुई थी, खौफ में मुब्तला हो गए थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, एक खुशी भी आई। उस दुख, तकलीफ, टेरर, हॉरर के बाद अल्टीमेटली दे फेल्ट प्लीज्ड। ठीक हो गया जी। सो ये है बेसिकली फर्स्ट शॉक एंड देन द फर्स्ट ऑप्टिमिज्म। इनको समझना, इन सारी चीज़ों को, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हिस्टोरिक रेफरेंसेस हैं, जैसे चैप्टर 10 में अगर आपको याद हो तो आए थे, और मैं कोशिश करूँगा कि आप सारे बच्चों को वो एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन से ही आपको समझ आएगी कि जेम्स हल्टन क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज़ मैं इसके सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा के चला जाऊँगा, चीज़ें इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करूँगा हिस्टोरिक इवेंट्स को, तो बाद में आप जेम्स हल्टन को गालियाँ दे रहे होंगे कि क्या फजूल चीज़ लिखी इसने। ठीक है, ऐसा नहीं, उसने बड़ी शानदार चीज़ें लिखी हैं और एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। उसको डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना इंपॉर्टेंट है। द वॉरियर्स कहते हैं कि जंग के साल, द फर्स्ट शॉक एंड देन द फर्स्ट ऑप्टिमिज्म, कहते हैं कि पहला खौफ और उसके बाद पहली उम्मीद। द बैटल ऑफ मार्न, कहते हैं कि जंग मार्न। द रशियन स्ट्रीम रोलर किचनर, किचनर ये स्ट्रीम रोलर थे, आबदोज़ें थी, और उस दौर में ये बड़ा ही फेमस हुआ था। ठीक है, ये पूरा एक, जैसे आज हम कहते हैं ना, सपोज F-16 है, या मतलब ये हमारे JF-17 थंडर हैं, या और जितने लेटेस्ट कोई इक्विपमेंट आता है, तो वो उसके एक बार दुनिया में धूम मच जाती है कि वाह जी वाह क्या कमाल चीज़ आ गई है, सुपरसोनिक जेट्स बनाए हैं इन्होंने। तो वो क्या है, वो बेसिकली एक एडवांसमेंट है, मिलिट्री एडवांसमेंट है। तो किचनर भी एक मिलिट्री एडवांसमेंट थी और लोग बड़ा उस पर फ़ख्र किया करते थे रशियंस। अब ये बैटल ऑफ मार्न, ये वही बैटल ऑफ मार्न है जिसके बारे में मैंने यहाँ बताया। इट वॉज फॉट नियर पेरिस, और पेरिस के बिल्कुल आप कह लें कि बॉर्डर लाइन पे आ गए थे, एंड द होल वर्ल्ड वॉज फेयरिंग कि पेरिस फॉल कर जाएगा। और पेरिस फॉल किया, फ्रांस उनके कब्जे में चला गया, तो फिर इंग्लैंड पे कब्जा करना बिल्कुल भी इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो बहुत पहले फेज में बहुत बैकफुट पे थे एलाइड पावर्स। डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर, कहते कि जनाब आपका क्या ख्याल है कि ये जंग बहुत ज़्यादा देर तक जारी रहेगी। चिप्स क्वेश्चन एज ही वॉच द फर्स्ट ट्रायल गेम्स ऑफ द सीजन, कहते कि चिप से ये सवाल किया गया जब वो पहले सीज़न की तरबियती खेलें देख रहा था। गेव क्वाइट अ चेरी आंसर, चेरी कहते हैं हैप्पी, जॉयफुल, गे, ऑप्टिमिस्टिक, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते। कहते कि जब ये सवाल किया गया, जब वो पहले सीज़न की तरबीती खेलें देख रहा था, तो उसने खासा खुशकिन जवाब दिया था। ही वॉज लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स होपलेसली रॉन्ग। होपलेसली कंप्लीटली, फुली, होली, कि वो भी उन लोगों में शामिल था
जो बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पर गलत थे। बट अनलाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, लेकिन दूसरे हज़ारों लोगों की तरह, ही डिड नॉट आफ्टरवर्ड्स कंसील द फैक्ट। कंसील कहते हैं हाइड, कवर, कहते लेकिन दूसरे बहुत से लोगों की तरह उसने इस सच को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। वी ought to have finished it by Christmas, कहते हैं कि मेरी उम्मीद है कि हम इसे क्रिसमस तक ख़त्म कर देंगे। अब इसमें हमारे लिए एक बड़ा लेसन है, आगे मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन, कहते हैं कि जर्मन्स को पहले ही शिकस्त दी जा चुकी है। बट वाई, मगर क्यों? आर यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अप फॉरेस्टर, कहते हैं कि फॉरेस्टर क्या तुम फौज में शामिल होने के बारे में सोच रहे हो? अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बड़ी समझने वाली हैं, एज ए नेशन हमारे लिए लर्निंग वाली चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि शुरू कब हो रही है? जुलाई में, और वो कहते क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये रफली को 5 महीने बनते हैं, तो क्या 5 महीने में जंग में ख़त्म हो जानी है? ऐसे ही उम्मीदें दिलाई जाती हैं। जब जंग शुरू की जाती है तो उसके बारे में ऐसे ही वादे किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं बहुत सारे लोग आपको ऐसे दावे करते मिल जाएंगे कि इंडिया को तो हम 2 मिनट में तबाह कर देंगे। इन द सेम वे इंडिया में भी ऐसे लोग, अहमक लोग मौजूद होंगे कि जो हमारे पास इतने बम में 2 मिनट में, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कि पाकिस्तान को हम मिलियमेट कर देंगे। दे डू नॉट नो कि ऐसा नहीं होगा कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे, ये इंडिया हम पे, इंडिया सपोज हम पे अटैक करता है और हम बड़े अच्छे बच्चे मान के बैठे रहेंगे कि ठीक है बम मार लें आप। ऐसा तो नहीं होगा ना। वी विल रिटेलिएट, हम उसका को रद्द-ए-अमल देंगे। और रद्द-ए-अमल जब आ जाता है, जब एक जंग के बारे में कहा जाता है कि जंग तब तक ही आपके कंट्रोल में है जब तक पहली गोली चल नहीं जाती। जब पहली गोली चल जाती है उसके बाद जंग किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। वो सारे अंदाजे, वो सारी कैलकुलेशंस वो क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बर्बाद हो। उसके बाद फिर हालात के रहम करम पे होते हैं कि कब वो चीज़ ख़त्म हो। तो यहाँ चिप्स का जो रिएक्शन है वो सारे उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, एक वार्निंग है कि देखिए जिसको वो समझ रहा था कि 4-5 महीने में ख़त्म हो जाएगी, वो 4 साल में जाके चीज़ ख़त्म हुई। और चिप्स उस वक्त कोई यंग इमेच्योर शख्स नहीं था कि वो एनालिसिस ना ठीक कर सको। इतना मैच्योर आदमी जो रिटायर हो चुका है, जो 70 साल का है, ऑलमोस्ट 65-66 साल का है, रफली 66 साल टू बी एग्जैक्ट, वो उसकी असेसमेंट इतनी गलत है कि जिस चीज़ को वो फील कर रहा था कि 4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, वो 4 साल में ख़त्म होती है जाके। ठीक है, तो ये है। और दूसरा, द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन। दूसरी एक और भी लेसन है कि किस तरह जंग के बारे में गलत इत्तलाएँ, गलत अफवाहें चलाई जाती हैं कि जर्मन से फ्रांस तक पहुँचे हुए हैं और यहाँ के लोगों को क्या बताया जा रहा था कि बस ये हमने जंग जीत ली, फिक्र ही ना करें, जर्मन्स को तो हमने डिफीट कर दिया। हालांकि जर्मन्स कहाँ पहुँचे हुए हैं? जर्मन्स फ्रांस पहुँचे हुए हैं, ठीक है, पेरिस मिल के पहुँचे हुए हैं, और दे आर फीलिंग कि बस अभी जाने वाला है, पेरिस फॉल कर जाएगा। लेकिन अपनी आवाम को क्या बताया जा रहा है कि जी बस मसला ही कोई नहीं, जर्मन्स को तो हमने तबाह बर्बाद कर दिया। तो जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन, कहते हैं कि जर्मन्स को पहले ही शिकस्त दी जा चुकी है। बट वाई, मगर क्यों? आर यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अ फॉरेस्टर, क्या लेकिन फॉरेस्टर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम फौज में शामिल होना चाहते हो? जोक कहते कि ये एक लतीफ़ा था, बिकॉज फॉरेस्टर वॉज द स्मॉलेस्ट न्यू बॉय ब्रुकफील्ड हैड एवर हैड। कहते कि इसलिए कि के फॉरेस्टर ब्रुकफील्ड में आने वाला सबसे छोटे कद का लड़का था, अबाउट 4 फीट हाई अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, जो कि अपने कीचड़ भरे फुटबॉल के बूट से महज 4 फीट बुलंद था। कि उसकी हाइट कितनी थी? महज 4 फीट थी। बट नॉट सो मच अ जोक व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में वो जब कभी इसके बारे में सोचा करता तो उसे ये बात कतन लतीफ़ा महसूस न होती। फॉर ही वॉज किल्ड इन 1918, क्योंकि वो 1918 में इंतकाल कर गया, शॉट डाउन इन फ्लेम्स ओवर कैम्ब्राय। कैम्ब्राय जगह का नाम है, फ्रांस ही में है, क्योंकि वो कैम्ब्राय के मकाम पर आग के शोलों की नज़र हो गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आ जाता है
वो क्वेश्चन आता है जी, हु वॉज फॉरेस्टर, कि फॉरेस्टर कौन था, तो वो ये सारा आ जाएगा। बट वन डिडंट गेस व्हाट ले अहेड। अब वन डिडंट गेस, इसको हाईलाइट कर लें। टू जनरलाइज अ थिंग, अगर आपने किसी चीज को एक जनरलाइज करना है, एक रूल बनाना है, तो फिर उसके लिए आप वन यूज करेंगे। ही, शी, इट, हिज, हिम, हर कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अब ये एक रूल बना रहे हैं ना कि कोई भी शख्स, दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, बट वन डिडंट गेस व्हाट ले अहेड, तो लेकिन कोई भी शख्स मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई नहीं कर सकता। इट सीम्ड ट्रेजिकली सेंसेशनल, ट्रेजिकली ऊपर ही चले लिख देता हूं, ट्रेजिकली, सैडली, ग्लूमिली, सेंसेशनल, इमोशनल, कहते कि उसे उस वक्त शदीद दुख हुआ था। When the first Brookfieldian was killed in action, जब ब्रुकफील्ड का पहला बच्चा इस जंग में मारा गया इन सितंबर के महीने में, चिप्स थॉट, कहते कि चिप्स ये समझता था, चिप्स ने सोचा when that news came, जब उसे ये खबर मिली, Chips thought when that news came 100 years ago, boys from this school were fighting against the French. कहते कि चिप्स को जब ये खबर मिली तो उसने सोचा कि आज से ठीक 100 साल पहले इसी स्कूल के लड़के फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये वो क्यों सोच रहा है, क्योंकि तारीख में एक इवेंट है जिसको आप कहते हैं $100 years of wars, 100 years of wars। ये 16th-17th सेंचुरी में लड़ी गई थी और यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस fought for 116 years। ये भी लेसन है हमारे लिए। 116 साल तक दुनिया के ये तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक लड़ते रहे मुसलसल फॉर 116 years, बट नाउ दे रियलाइज्ड कि जंग मसले का हल नहीं है, वो बॉर्डर फ्री कर दिए हैं। सो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हाउ दे हैव इमर्ज्ड एंड हाउ दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स। कहते कि अब ये एक दिलचस्प बात क्यों है कि वो कहते हैं कि आज से महज 100 साल पहले यही हम फ्रांस के खिलाफ लड़े थे, और आज क्या है, आज फ्रांस और बरतानिया क्या थे, इत्तेहादी थे, दे वर द एलाइज, इकट्ठे लड़ रहे थे। अब वो दोनों मिलके जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। ये इतनी अहमकाना बात है, ये इतनी शॉकिंग बात होगी, अहमकाना तो नहीं कहना चाहिए, शॉकिंग कहना चाहिए, कि जैसे कल को आज से 100 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान ये मिल के किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आप क्या सोचेंगे, यार हम तो सारी ज़िंदगी, ये हमारी जनरेशन या आप लोगों की जनरेशन क्या समझती रही, इंडिया को दुश्मन नंबर 1, और इंडिया की जो हमारी जनरेशन है अभी तक की, वो पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 समझती रही। तो क्या कभी तारीख में ऐसा हो सकता है? कितना शॉकिंग, कितना अजीब लगेगा कि इंडिया और पाकिस्तान मिलके किसी के खिलाफ लड़े। तो इसीलिए चिप्स को अजीब लग रहा है। चिप्स थॉट व्हेन दैट न्यूज़ केम, कहते कि चिप्स तक जब ये खबर आई तो उसने सोचा कि कितनी अजीब बात है कि आज से 100 साल पहले बरतानिया के लड़के
फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे थे। स्ट्रेंज इन अ वे दैट द सेक्रीफाइस ऑफ वन जनरेशन शुड सो कैंसल आउट दोज ऑफ अनदर। कहते कि ये अजीब बात है कि किस तरह एक नस्ल की कुर्बानियाँ दूसरी नस्ल की कुर्बानियों को ज़ाया कर देती हैं। ही एक्सप्रेस दिस टू ब्लेड्स, कहते कि उसने यही बात, ब्लेड्स ये नाम है, द हेड ऑफ द स्कूल हाउस, कहते कि उसने यही बात स्कूल हाउस के निगरान ब्लेड्स को बताना चाहिए। बट ब्लेड्स 18 years old एंड ऑलरेडी इन अ ट्रेनिंग फॉर कैडेटशिप, कैडेटशिप कहते हैं सोल्जर, फौजी, मिलिट्री ट्रेनिंग। कहते लेकिन ब्लेड्स जो कि महज 18 साल का था और पहले ही फौजी तरबियत के लिए फ़ौज में शामिल हो चुका था, ओनली लाफ्ड, वो महज हंस दिया। वो समझे ही नहीं कि वो बात क्या कहना चाह रहे, सेंसिटिविटी ही बात की नहीं समझा। व्हाट हैड ऑल दैट हिस्ट्री स्टफ टू डू विद इट, कहते कि आखिरकार इस तमाम तर तारीख का इस मामले से क्या ताल्लुक है। एनी हाउ, मतलब छोड़ो परे, जस्ट ओल्ड चिप्स विद वन ऑफ हिज क्वेयर आइडियाज दैट्स ऑल। क्वेयर कहते हैं स्ट्रेंज, ऑकवर्ड, ऑड। कहते कि ये महज बूढ़े चिप्स के अपनी अजीबोगरीब ख्यालात हैं। ठीक है, इस पे हम अब कल बात करेंगे कि उसने ये बात क्यों कही। आज के लिए इतना ही आप बच्चों के लिए, कल इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।